नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन फिर से कुछ हलचल पैदा करने वाला दिन रहा। उत्तर प्रदेश में आप गौर करेंगे कि इन दिनों कोई बहुत सत्ताधारी दल की ओर से बहुत खामोशी अख्तियार की गई है या वो अपने ढंग से अपनी राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच एक हलचल देखने को मिलती है। आज ही ये खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी मध्य प्रदेश में 5 दिन में कई रैलियां करने वाली हैं अपने पार्टी के प्रचार के लिए। अरसे बाद मायावती जी किसी चुनावी रैली में अब शामिल होने जा रही हैं क्योंकि 22 के चुनाव में वो नहीं दिखी थी। तो इस तरह से एक खबर बन रही है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तरफ से लगातार सक्रियता इस तरह है कि प्रमुख विपक्षी दल होने का जो एक नैतिक आधार है, उसे निभाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में लगातार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं और तमाम विपक्षी दलों और गठबंधन के लिहाज से वह बहुत अहम है कि वहां की राजनीति किस करवट बदलती है। अखिलेश यादव के पिछले दिनों मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने और उस बीच में कांग्रेस से तल्खी ने एक नए समीकरणों को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ आज जब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेता अभिषेक यादव जो समाजवादी पार्टी की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है लोहिया वाहिनी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में एक साइकिल यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा में शामिल होकर के अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले की और पीडीए की बात करते हुए कहा कि ये पीडीए साइकिल यात्रा है और पीडीए एनडीए को हराएगा। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा इसका विश्लेषण करना चाहेंगे कि इस पीडीए का मतलब क्या है, समाजवादी पार्टी इस पीडीए की रणनीति के तहत किस तरह से अपने वोट बैंक का विस्तार चाहती है, कौन सी वैचारिकी है जिसके जरिए वो पीडीए की बात करते हुए एनडीए को शिकस्त देने में पीडीए ही सबसे बड़ी संभावना मानते हैं और समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के बारे में थोड़ी बात करेंगे जिसमें आज अखिलेश यादव शामिल हुए। तो सबसे पहले अ, तमाम जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के गठबंधन के बीच जो हलचल पैदा हुई, जिससे ये संदेश आया कि इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे। उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए और उससे ज्यादा आरोप तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने लगाए और बात उनके पिता तक पहुंचा दी और बहुत सारी की चीजें हुई। उसके बीच ये संघर्ष विराम एक तरह से हुआ। अखिलेश यादव ने जब मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन आया, संपर्क किया गया और हमने ये तय किया है कि अब हम इन तरह की चीजों में नहीं उलझेंगे क्योंकि राज्य स्तर पर राज्य के चुनाव में गठबंधन नहीं है। हम देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए कटिबद्ध है। और उसके बाद से लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं अखिलेश यादव। चाहे वो लोक जागरण अभियान के जरिए अपने कैडर को बूथ लेवल के कैडर को संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख को काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बूथ पर अपने समाजवादी लोगों को ट्रेंड करने का अभियान चला रखा है। वहीं दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव की सक्रियता इन दिनों खासी बढ़ी हुई दिख रही है। चाहे वो कन्नौज की यात्रा हो, मैनपुरी की यात्रा हो, देवरिया जाना हो, आजमगढ़ जाना हो या कई जगहों पर वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जहां प्रशिक्षण शिविर होता है वहां लोगों के बीच जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस रणनीति से बीजेपी को चैलेंज दे पाएंगे? इसे एक चीज तो तय मानी जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो होगा, उसमें समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के लिहाज से एक बड़ी टीम होगी, अगुवाई करती हुई टीम होगी क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल है। गांव-गांव में उनके संगठन हैं जिन्हें वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का नारा बहुत दिलचस्प नारा है और इसका थोड़ा विश्लेषण आज की बातचीत में करेंगे क्योंकि आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब कल ये उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से
जारी साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। और उस साइकिल यात्रा का नाम उन्होंने दिया पीडीए यात्रा। पीडीए, समाजवादी पीडीए यात्रा, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। इसका नाम देते हुए उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने की कल बात कही। आज मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो असल में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, मूलतः पीडीए का ये स्लोगन है जो लगातार अखिलेश यादव बोलते रहे। उसका तर्क क्या है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये बात बखूबी पता है कि समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने से किसानों और नौजवानों की बात करने वाली पार्टी रही है, महिलाओं की बात करने वाली पार्टी रही है, और उसके साथ वो वंचित शोषित लोगों को एकजुट करके समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो पीडीए का नारा वापस अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से साउंड करने के लिए दिया गया एक स्लोगन है। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के पहले, अगर विश्लेषण इस बात का करें, 19 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। चलिए 17 के चुनाव के गठबंधन छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी खुद आंतरिक कलह से जूझ रही थी, कांग्रेस से अलायंस हुआ, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। लेकिन 19 का जो अलायंस हुआ था वो तो बहुत अप्रत्याशित था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग ये बखूबी जानते हैं कि गठबंधनों के इतिहास में जो सपा और बसपा का गठबंधन था, इससे बड़ा गठबंधन मुश्किल है। मतलब सकारात्मक अर्थों में कह रहा हूं। वो भी जब कामयाब नहीं हो पाया, तमाम साजिशों की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके बाद से आप गौर करेंगे कि अखिलेश यादव की राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का ये पैमाना रहा कि उन्होंने अंबेडकर, जो सपा और गठबा बसपा के गठबंधन के बाद अंबेडकर और लोहिया मिल करके एक होना चाह रहे थे 1956 में, उसका एक अध्याय माना गया कि 2019 में हम एक हो रहे हैं। तो गठबंधन तो टूटा, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से आपको वैचारिक रूप से बसपा पर कोई हमला नहीं मिलेगा। 2022 के चुनाव के पहले तक जब भी पूछा गया कि भाई गठबंधन टूट गया, मायावती जी ने तोड़ दिया, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की मायावती जी पर। चुनाव लड़ा। चुनाव के वक्त आते हुए उन्होंने बसपा पर टिप्पणी भी की, और उसके बाद भी सपा के सख्त तेवर होते हैं कि बसपा के, उनका आरोप होता है कि बसपा के लोग या बहन जी के ऊपर दबाव है। वो दबाव भारतीय जनता पार्टी के बेजा इस्तेमाल किए जाने का, ईडी और सीबीआई का है। इससे कुछ कुछ राजनीतिक बयान तो आते रहते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी ने यह सबक सीख लिया कि अंबेडकर को लोहिया के साथ खड़ा करके ही हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई बदलाव की राजनीति कर सकते हैं, वापस अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हासिल कर सकते हैं। और इसलिए 22 के चुनाव में जो एक दो चीजें और अखिलेश यादव ने अपने जीतने के लिए की थी कि उन्होंने सवर्ण वोटरों को खुश करने के लिए परशुराम को प्रतीक रूप में चुन लिया, जबकि ये विरोधाभास है। कोई भी आप पढ़े लिखे सवर्ण से बात करेंगे तो उसके आइकॉन परशुराम कहीं नहीं होंगे, वो तो जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है थोड़ा आपको अग्रेसिव दिखाने के लिए और तमाम चीजों के लिए। तो अखिलेश यादव के भी कई बयान आपको मिलेंगे, जैसे बसपा के कई बयान मिलेंगे कि मंदिर हम जल्दी बनवाएंगे, सतीश मिश्रा का बयान आपको याद होगा। वैसे सपा के ये बयान थे। लेकिन उसके बाद आप गौर करिए कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसने अपनी वैचारिकी को रीशेप किया है, और वो रीशेप करना इस बात के द्योतक है कि उन्होंने इतनी मुखरता से सामाजिक न्याय की बात करनी शुरू की। अंबेडकर और लोहिया का हर बार जिक्र करते हैं अखिलेश यादव, और पहले तो कभी-कभी औपचारिकता में तो भाई बीजेपी भी इस्तेमाल करती है। बाबा साहब की तस्वीरों पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री भी याद कर लेते हैं, भाजपा आरएसएस भी याद कर लेती है, लेकिन वो दिल से कभी अंबेडकर को नहीं मानते। लेकिन बाबा साहब वाहिनी बनानी हो या अंबेडकर के विचारों पर बात करनी हो, समाजवादी पार्टी ने अपनी वैचारिकी को स्पष्ट करते हुए पूरा रीशेप दिया, और उसी का परिणाम है पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ये एक वैचारिक जमीन है जो बेचैन कर सकती है बीजेपी को। इसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पिछड़े प्रधानमंत्री होने के बीच भी उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, इसका कोई ठोस आधार उनके पास नहीं है। दलितों पर जितना अन्याय अत्याचार, पिछड़ों पर जितना अन्याय अत्याचार बीजेपी की सरकार में हुआ है, और शुद्ध रूप से सवर्ण वर्चस्व का एक सरकारी तंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसने
वापस समाजवादी पार्टी को पीडीए पर आने पर मजबूर किया और समाजवादी पार्टी ने पीडीए को साथ करके अपने कोर वोटरों को, चाहे वो अति पिछड़े समुदाय के वोटर हों, चाहे वो दलित समुदाय के वोटर हों, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की एक ठोस रणनीति बनाई है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष उनके राजपाल कश्यप हैं। तो कश्यप, निषाद, सैनी, मल्लाह और दूसरी तरफ तमाम दलित जातियां, इन सबको अपने साथ लाने का एक पेट फॉर्मूला है। और इसलिए अगर अखिलेश यादव की बात अच्छे से पता है कि अगर ये ओबीसी और दलित वोटर ये तो प्रतिक्रिया में या 5 किलो अनाज के चक्कर में बीजेपी को वोट दे रहा है। प्रतिक्रिया में किसके? जैसे बीजेपी ने भड़काया है कि ओबीसी का सारा हक तो यादवों ने ले लिया, दलितों का सारा हक तो जाटवों ने ले लिया, बसपा ने ले लिया, तो आप लोग को कुछ नहीं मिला, आओ हमारी तरफ। तो ये बात तो 1-2 चुनाव में चल सकती है कि अति पिछड़ा समुदाय और दलित समुदाय का कुछ वोट बीजेपी की तरफ चला जाए और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। पीडीए ने उस वोटर में सेध लगाई है। लोगों से ये सवाल पूछा है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को क्या मिला, और इससे सपा अपना कोर ग्राउंड तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहे कि भाई ये में अगड़ा भी है, ये में अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है। तो अगड़े को थोड़ा और अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो अगड़ा है वो समाजवादी अगड़ा है। जैसे समाजवादी अगड़ा मोहन सिंह थे, जैसे समाजवादी अगड़े जनेश्वर मिश्र थे, जैसे समाजवादी अगड़े वैचारिक रूप से मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े थे। वो अपने जाति के हितों से ऊपर उठ के विचारधारा के हित को सर्वोपरि मानते थे, भले उनके जाति के लोग नाराज हो। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि 82% ब्राह्मण वोट और 89% ठाकुर वोट बीजेपी को गया है 2022 के चुनाव में। और वो जब तक बीजेपी मजबूत रहेगी, वो जो 10% 15% समाजवादी अपर कास्ट है, वो तो आपके साथ ऑलरेडी है, उसके लिए परशुराम का फरसा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो आपके साथ है और रहेगा। और क्योंकि उसके दिल में समाजवादी विचार है, और वो समाजवादी विचार ये कहता है कि भाई वंचित शोषित जो हजारों साल से है, उसको बराबरी की दिशा में लाने के लिए विशेष प्रावधान तो करना पड़ेगा ना। और ये समाजवादी मूल्य है। और इसलिए पीडीए की जो रणनीति है ये भारी पड़ेगी, और इसलिए अखिलेश यादव ने ये बात समझी। और अभिषेक यादव जिस यात्रा में आज अखिलेश यादव शामिल हुए हैं, वो 50 दिन से मतलब 70 दिन हो गए उस यात्रा के। दूसरी जो साइकिल यात्रा है, आपको बता दूं कि 9 अगस्त 2022 को जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले से अभिषेक यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। अभिषेक यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से उभरे एक नेता हैं, जिनकी जिनकी ट्रेनिंग प्रगतिशील वामपंथी समाजवादी मूल्यों की ट्रेनिंग है। आम मजदूर, किसान, मजलूम, वंचित, शोषित के पक्ष में, महिला पुरुष के भेदभाव के खिलाफ एक सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो पढ़े लिखे नौजवान जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उभर रहे हैं, चाहे वो मनोज काका हो, अभिषेक यादव हो या तमाम ने अतुल प्रधान हो, इन लोगों को आप देखेंगे कि वो नए नौजवान वैचारिक रूप से सजग हैं। तो उन्होंने पहले चरण में पैदल यात्रा निकाली थी, देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा। और फिर नेताजी के निधन के बीच वो थोड़ा ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने जब यात्रा शुरू की तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप साइकिल से चलो। तो उसके 70 दिन पूरे हो गए, 22 जिलों में वो यात्रा जा चुकी है, जिसने 20 लोकसभा और 100 विधानसभा कवर की और 5000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं, पूरी पार्टी का कैडर। और उसमें वो क्या करते हैं, बड़ा दिलचस्प है इस बात को समझना, संविधान की प्रतियां गांव गांव लोगों के घर जाकर के वो बांटते हैं, संविधान की प्रतियां बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं कि संविधान नहीं था तो हम क्या नहीं थे, संविधान ने हमें क्या क्या दिया, और अब कैसे बीजेपी आरएसएस मिल करके संविधान को खत्म करने और बदलने की साजिश कर रहे हैं। वो गांव में अंतिम व्यक्ति तक, खेत खलिहान में मजदूर किसान को, नौजवान को, वंचित शोषित पीड़ित को जाकर समझाते हैं कि निजीकरण पूरे देश में कितना बड़ा खतरा है, कि वो आरक्षण को खत्म कर दे रहा है, मीडिया कैसे इस देश में सांप्रदायिकता फैला रही है, और तमाम सवाल, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सवालों पर गांव कस्बे में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए ये यात्रा बड़ी दिलचस्प यात्रा है। इस पर मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई मीडिया कवरेज इस तरह से कैसे मिलेगा, मीडिया कवरेज तो बड़े इवेंट को मिलता है ना। और वंचित शोषित जमात में अब अखिलेश यादव जब आज इस यात्रा में शामिल हुए तो इसे मीडिया कवरेज मिलेगा। लंबे अरसे बाद अखिलेश यादव ने लंबी योजना बनाई, उन्होंने तय किया कि
जो बाराबंकी की तरफ से वो यात्रा जब आई तो एक्सप्रेसवे के पास उन्होंने यात्रा को ज्वाइन करने के अपनी योजना बनाई और उसके ज़रिए वो किसान पथ से होते हुए, तमाम जगहों से होते हुए वो इकाना स्टेडियम और इकाना स्टेडियम के बाद आप देखेंगे कि पूरा एचसीएल वाला गेट, फिर पलासियो मॉल और वहाँ से इकाना, फिर उसके बाद पुलिस मुख्यालय, डीपीएस स्कूल, उससे होते हुए वो जनेश्वर मिश्रा पार्क तक वो पूरी यात्रा है और इतने दिन देर अखिलेश यादव खुद साइकिल चला रहे हैं। देखिए, कोई भी विपक्षी दल के लोग हैं ना, वो अपने नेता को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनका नेता जब आँख में आँख डाल करके लड़ता है, उनका नेता जब टकराता है सत्ता से, उनका नेता जब निडर होकर के सामने आता है, तो वह नेता अपने कैडर में अप्रत्याशित आत्मविश्वास भरता है कि पुलिस के लाठी, जेल, मुकदमे, डंडे से मत डरो। और समाजवादी पार्टी का तो लड़ने का तेवर रहा है। जब उन्होंने अपने नेता को गेट कूदते हुए देखा, जब उन्होंने अपने नेता को साइकिल चलाते हुए देखा, उन्होंने अपने नेता को देवरिया में जाकर दोनों पक्षों से मिलते हुए देखा, तो यह उस पूरे कैडर को भरेगा। तो वैचारिकी के रूप से पीडीए वापस उस वोट बैंक में सेंध लगा रहा है जो बीजेपी का वोट बैंक है। ख्याल से इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। अति पिछड़ा समुदाय और दलित समुदाय में जितना वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ है, अगर उसका आधा भी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई, लोक जागरण अभियान से, जातिवार जनगणना से, संविधान बचाने से, सामाजिक न्याय बचाने से, पीडीए से, अगर ये आधा वोट बैंक भी पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय का समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई, पीडीए के अल्पसंख्यक से अगर वो मुसलमानों को इतना समझाने में कामयाब हो गई कि भाई आप हमारे साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ठीक ठाक डेंट मिलने की गुंजाइश है। और आज की यात्रा शायद उस दिशा में बढ़ती हुई एक यात्रा की तरफ दिख रही है। अभी अखिलेश यादव को मुसलमानों को एकजुट रखने की चुनौती देखनी है। अभी अखिलेश यादव को इस बात का और प्रचार करना पड़ेगा कि उन्होंने अति पिछड़े समुदाय को समाजवादी पार्टी में कितनी जगह दी है। ये गांव-गांव लोग जाएं, अति पिछड़े समुदाय के लोग जब अपने समाज के बीच में जाएंगे, जिस बीजेपी ये काम करती है, बीजेपी में अगर कोई विश्वकर्मा नेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि आप विश्वकर्मा बस्ती में जाकर के उनके उनको लोगों को हमसे जोड़ेंगे। कोई राजभर है तो राजभर बस्ती में जाओ और हमारे भी बीजेपी में जोड़ो। कोई अगर निषाद है, मल्लाह है और वर्मा है, पटेल है, अहिर है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि अपनी-अपनी जाति के लोगों को जोड़ करके हमारे साथ जोड़ो। विचारधारा समाजवाद की, अम्बेडकरवाद की और कैडर आपका होता है, तो आपका कैडर जब अपनी कम्युनिटी में जाता है, तब वो जोड़ेगा। तो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को भी जमीन पर इस रणनीति को और अपनाने की जरूरत है। लेकिन साइकिल यात्रा से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सियासत में गर्मी तो पैदा कर दी है। एक लड़ता हुआ नेता दिख रहा है। कल्पना करिए कि कल को अगर मायावती जी की रैली भी शुरू हो जाए, कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी की तर्ज पर बसपा भी गांव-गांव जाकर के ये समझाने लगे कि भाजपा पर हटाओ, ये संविधान विरोधी है। उत्तर प्रदेश में 80 में 8 सीटें भी बीजेपी को मिलना मुश्किल हो जाएंगी। और इसकी गुंजाइश तब सबसे ज्यादा बनेगी जब कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी सब मिलकर एकजुट हो जाए। इसके बिना थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि मुस्लिम वोटर इस बात को समझता है कि केंद्र में कौन उन्हें हराएगा, लेकिन मुस्लिम वोटर को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कौन हरा सकता है वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी बहुत इम्तिहान देने बाकी हैं। उन इम्तिहानों में एक चरण ये जो बढ़ा है वो साइकिल यात्रा का है, जैसे आज, और दूसरा दूसरा चरण इसमें यह है कि पीडीए को एक्सटेंड करके समाजवादी अगड़े के रूप में अखिलेश यादव ने पीडीए में ए में अगड़ा शामिल कर लिया है। इससे देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जाति जनगणना की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई बीजेपी का कितना नुकसान करने में कामयाब होती है, जमीन पर इसका कितना असर होता है, और समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा हो या अखिलेश यादव का खुद साइकिल चलाना हो, इससे क्या पैगाम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है और वो किधर वोट देता है, यह अभी इम्तिहान बाकी है। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।